हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्ट्रैटेजी या फिर हम कह सकते हैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ ताकि आप क्या कर सकते हो, कैसे आप स्कोर कर सकते हो 80 आउट ऑफ 80 इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम जो आपके अपकमिंग 2021 के सेशन होने वाला है। उसके लिए मींस 2021 से 22 वाला जो सेशन होने वाला है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप किस तरीके से अभी से पढ़ाई कर सकते हो ताकि आप स्कोर करोगे 80 आउट ऑफ 18 मैथमेटिक्स। ओके, सो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल। और आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो जिससे आपको क्या मिल सके, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके और पूरा जानकारी मिल सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी या फिर अपना प्लान अभी से तैयार कर सकते हो। ओके, सो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भैया स्कोर किया था 95, समझ में आ रहा है, 95 आउट ऑफ 100, 95 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया था 2021 के एग्जाम में। अभी जो आपके पिछले ईयर्स जो बोर्ड एग्जाम हुए थे, इस साल तो हुए नहीं, ठीक है, अभी तक तो हुआ नहीं है क्लास 12th का एग्जाम, अभी तक तो पोस्टपोन 1 जून को मतलब कुछ बताया जाएगा सीबीएसई द्वारा कि क्या होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो लेकिन 2020 में जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मैंने 95 स्कोर किया था आउट ऑफ 100। ओके, सो मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दिए थे जिससे वजह से मैंने 100 आउट ऑफ 100 नहीं स्कोर कर पाया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। आपको पता होगा कि उसी साल से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है, वो जो क्राइटेरिया उस समय से ही लागू हुआ था, तो आपको ये पता होगा आई थिंक। ओके, सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आपको मैं टिप्स दूं जिससे आप क्या कर सकते हो 80 आउट ऑफ 80 मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो, कुछ टिप्स दूंगा मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी लेना है। यदि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो परचेज कर लीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी आपका फ्रेंड होने वाला है। एट द एंड आपका एनसीईआरटी ही आपको दिलाएगा मार्क्स। ओके, सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको क्या करना है, यदि जैसे मान लो आपने इंटीग्रेशन का चैप्टर खोला, तो भैया इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आप उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कंसेप्ट को। आपका यदि क्लियर होगा, आपको सारे फॉर्मूलाज आता होगा एंड क्या क्या फॉर्मूलाज होगा और कौन सा मेथड से अप्लाई होकर क्वेश्चन लगने वाला है, होने वाला है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज वाला बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता कोई सा भी क्वेश्चन। बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज यू विल हैव टू क्लियर योर ऑल द कंसेप्ट। ओके, सो अब मैं चलता हूँ अपने टिप नंबर 2 पे, दैट इज सॉल्व ऑल दिस सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भैया, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको जो कंसेप्ट पढ़ लिए, फॉर्मूलाज भी याद कर लिए, बट वो क्या करते हैं एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सॉल्व, जो इस सॉल्व्ड एग्जाम्पल रहते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहीं पर बच्चे का मतलब अब जो सॉल्व वाले एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू योर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, जो सॉल्व वाला एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन है, अब जो आपका जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो आप क्यों ना इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और आपको पेन और कॉपी उठाना है और उसमें सॉल्व करके देखना है। ये नहीं कि आपने बस एक ओरली देख लिया, ओरली कुछ भी नहीं करना। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट रिटन। आप कितना मतलब मैथमेटिक्स यही है कि भैया आप कितना रिविजन करते हो, कितना आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो क्वेश्चन को। तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करने ही है, उसके साथ along with you have to just solve the सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन। ओके, चाहे वो इजी हो या हार्ड, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस ये करना है, ठीक है। डोंट स्किप अ सिंगल क्वेश्चन। आपको चाहे छोटा क्वेश्चन हो या एक लाइन में क्यों ना हो रहा है, आपको उसको लिख के आपको सॉल्व करके देखना है कॉपी पे, ठीक है। चाहे वो एक लाइन का क्यों ना हो, एक लाइन में क्यों ना आंसर आ रहा हो, आपको बस उसको सॉल्व करना है, ठीक है। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, सो मेक श्योर यू हैव सिलेबस विथ योर सेल्फ। आपको सबसे पहला काम तो यही है भैया कि आपको सिलेबस, आपने यदि डाउनलोड नहीं किया है सीबीएसई का ऑफिशियली, तो आप डाउनलोड करो। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, यदि आप फॉलो करना चाहते हो स्टैंडर्ड बुक लाइक आपका आर डी शर्मा हो गया या फिर आर एस अग्रवाल हो गया, तो उससे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी फिनिश करो, देन आप क्या करो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल वाले बुक को लेके चलो। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करो, एक चैप्टर को, जैसे आप रिलेशन एंड फंक्शन करते हो क्लास 12th में,
तो आपको सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर खत्म करना है, देन आप उसको अच्छे से मतलब आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आर डी शर्मा लगा सकते हो, या फिर आप आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस या फिर सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, सो आर डी शर्मा में तो भैया बहुत ही अच्छा बुक है, बट मैंने फॉलो नहीं किया था, मैंने तो एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और आपके हो गए 10 ईयर के पेपर, ये 3 चीज़ मैंने बस रेफर किया था और कुछ रेफर नहीं किया था, मैंने स्टैंडर्ड बुक को छुआ भी नहीं था। ठीक है, आर डी शर्मा में ये होता है, मैंने देखा है बुक को, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, मेरे दोस्त करते थे। तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल का होता है, टाइप 1 मतलब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2, तो उसमें डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उसमें आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ये जेई लेवल के एग्जाम तक क्रैक करने का पोटेंशियल लगता है आर डी शर्मा बुक करते हो तो। ओके, तो बट मैं यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का टिप्स दे रहा हूँ। ठीक है, जेई का मैं कहीं और कभी मैंने मतलब जेई का मैंने ऐसे सच मैंने पढ़ाई नहीं किया, जेई का रिलेटेड मैंने पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, मुझे क्योंकि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने उसका पढ़ाई नहीं किया। ओके, सो आपको क्या करना है, मेक अ फॉर्मूला सीट, आपको क्या करना है, फॉर्मूला सीट तैयार करना है। ओके, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जितने भी आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से आप मतलब आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या फिर सारे फॉर्मूलाज आप क्या करो, नोट डाउन कर लो एक कॉपी पे, या फिर एक लिस्ट या फिर एक चार्ट तैयार कर लो। ठीक है, उस पर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, सभी का चाहे कोई सा भी चैप्टर से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको ये देखो, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्रीवियस ईयर के 10 ईयर का पेपर, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का। ये आपको क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली आपको दिलाएंगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आपके प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर में ना आया हो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन से आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर एग्जाम आइडिया, मैंने एग्जाम आइडिया फॉलो किया था, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। दोनों बुक मैंने मतलब ये तो बुक मैंने खुद सॉल्व किया था पूरा, बट ये बुक मैंने अपने दोस्तों के साथ कभी कभी सॉल्व कर लिया करता था। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो 2 से 4, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप कहाँ पे किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा या फिर कौन से सेक्शन पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और आप कहीं ये तो नहीं है कि आप डायरेक्टली पेपर देने जा रहे हो और आपका पेपर क्या हो रहा है, छूट रहा है, मतलब बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा, 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो ये भैया आपको डायरेक्टली मार्क्स डिडक्ट कर देंगे सारा। तो टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको आधे घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए आपका पेपर एग्जाम हॉल में। ओके, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा और मल्टीपल रिवीजन करना है अपने सिलेबस का, जितना भी सिलेबस में आपके जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसका प्रैक्टिस करना है, यानी रिवीजन करना है आपको मल्टीपल टाइम्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की बात है आपको, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बच्चे ढूंढने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं नेट से, यहाँ से उधर से उधर से, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लो, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज होते हैं, और जो आपके एनसीईआरटी में भी एमसीक्यूज है, मतलब एनसीईआरटी में भी एमसीक्यूज, उसको सॉल्व कर लोगे तो आप इजीली कर पाओगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो येस यू कैन, आप कर सकते हो। यदि मैं कर सकता हूँ, यदि मैं 95 ला सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप में वो पोटेंशियल है कि आप ला सकते हो। आपको वो क्या करना है, बस उसको, उस पोटेंशियल को थोड़ा सा जगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उठो और जागो, उठो जागो और रियलाइज करो अपने पोटेंशियल को। समझ में आ रहा है? अपने क्षमता को पहचानो कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, या फिर कहाँ पर आप आप अच्छा कर पा रहे हो। ठीक है, सो मेरे मैथ्स के टीचर बोलते थे, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि तपोगे तभी तो कुंदन बनोगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वाट्स लिख दिया ये वाला, कि आपको ये कोटेशन सब पढ़ना चाहिए, आपको मोटिवेशनल कोटेशंस पढ़ना चाहिए। और ये जो लाइन है ना भैया, ये मैं कहता हूँ यही लाइन जो मेरे सर बोले थे, वो उन्होंने ही मुझे 95 दिला, क्योंकि मैं मतलब वो लाइन सुनकर एक ऐसा मतलब फील हुआ कि नहीं, अब तो मुझे फोड़ना है, अब तो मुझे 95 क्रॉस करना है, और मैंने किया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड इसको शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू सो मच।